नमस्कार दोस्तों, न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जनमत। रात के 9 बज चुके हैं और समय हो गया है आपके पसंदीदा शो जनमत का, एकमात्र ऐसा शो जहां आप हर खबर पर पोल के माध्यम से इसमें सहभागी बनते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जाकर, जिसे पहले ट्विटर आप कहते थे, वहां पर आप इस वोट कर सकते हैं। हमारे हर एक खबर पे आप अपने वोट कर सकते हैं और उस वोट के नतीजे को आप इस खबर के अंत में आप दिखाते हैं। हर एक पैकेज, हर एक रिपोर्ट के बाद हम वो पोल भी दिखाते हैं जिसमें आपने अपनी सहभागिता की है प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करने के जरिए। हर खबर पर आपकी राय को हम दिखाते हैं और आपको हम जिन विषयों पर चर्चा करेंगे उन पर जल्दी से जल्दी एक नज़र पहले डाल लेते हैं, उसके बाद बढ़ेंगे आगे। आज 5 जो खबर है उसमें सबसे पहले आसमानी आफत। आसमानी आफत यानी जो बारिश से जो हालत खराब है पूरे देश की, जो कभी वरदान था वो अभी आफत बनकर के सामने आई, ये लाएंगे। इसके बाद दूसरी जो खबर है, रंग लाया मोदी का रूस दौरा, क्योंकि जो S-400 का जो ट्रिप थी, जो एग्रीमेंट था, वो पूरा हो गया। इसके बाद तीसरी जो खबर है वो खबर हम डालेंगे फिलिस्तीन प्रेमियों पर नकेल खप। फिलिस्तीन का झंडा आज दरभंगा में उठाया गया है, लहराया गया है मुस्लिमों के द्वारा, तो उस पर फिलिस्तीन प्रेमियों पर नकेल खप, इस पर एक रिपोर्ट है। इसके अलावा कश्मीर में LG सुपर बॉस होगा, यानी LG के अधिकारों में परिवर्तन किया गया, अधिकारों को बढ़ाया गया है। जो 2019 का जो पावर था उसमें आर्टिकल 15 को चेंज किया गया है और उसमें 15 के प्रावधान में LG को, यानी जम्मू एंड कश्मीर को दिल्ली का मॉडल बनाने की कोशिश की गई है। वैसा ही राज्य जम्मू एंड कश्मीर बनेगा जैसा कि दिल्ली है और वहाँ पर LG जो है वही सुपर बॉस हो गए। और आखिरी में सबसे बड़ी खबर, ऐसी शादी देखी नहीं होगी आपने, यानी जो अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की जो शादी है, आज हालांकि शादी कल हो चुकी है और आज रिसेप्शन है। रिसेप्शन में देश और दुनिया भर के लोग जो है वहां पर पधारे हैं, जानी मानी हस्तियां हैं, उस पर भी एक रिपोर्ट दिखाएगी। इसके अलावा 10 बजे इस खबर में हम और भी बड़ी ये चीज़ दिखाएगी। और जो सबसे बड़ी खबर, तो सबसे पहले आज जो हम दिखाने जा रहे हैं आपको जनमत में, आज की शुरुआत देश भर में जारी मानसूनी आफत से करते हैं। जहां इन दिनों आसमान से बूंदें आफत बनकर बरस रही है, फिर चाहे वो उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, आज देश के कोने कोने से बारिश की खबर आ रही है। बारिश का कहर जारी है। बारिश के इसी कहर पर आज गुजरात के वालसाड से कई रिहायशी इलाकों में जलभराव नजर आया। वहीं लखनऊ, केरल, दिल्ली, मुंबई समेत देश के विभिन्न शहरों में बारिश का प्रचंड तांडव भी जारी रहा। इसी पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, उस रिपोर्ट को पहले देखते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे इस रिपोर्ट पे आपने दिन भर जो पोल किया है उस पोल के नतीजे क्या है वो भी मैं आपको इस खबर के आखिरी में दिखाएंगे। लेकिन पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। इन दिनों देश में बारिश का प्रचंड कहर जारी है। जहां आसमान से गिरती आसमानी बूंदें देश के कई शहरों पर आफत बनकर बरस रही हैं, जिस वजह से आज देश के कोने कोने में जल का प्रचंड तांडव देखने को मिल रहा है। जहां आज कहीं शहर के रिहायशी इलाकों में जलभराव है, तो कहीं इस जलभराव के कारण आम लोग सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। इन दिनों देश में जारी वर्षा के इसी कहर का असर गुजरात के वलसाड में देखने को मिला, जहां भारी बारिश के कारण शहर के कई रिहायशी इलाकों और घरों में भारी जलभराव हुआ। लेकिन इस भयानक जलभराव के बावजूद गुजरात के वलसाड में बारिश का प्रचंड कहर जारी रहा। देश में जारी भारी बारिश की एक अन्य तस्वीर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से आई, जहां भारी बारिश के बीच आम लोग सड़कों पर संघर्ष करते नजर आए। आज बारिश की ये प्रचंड लीला उत्तर के साथ साथ दक्षिण यानी केरल में भी नजर आई, जिसके तिरुवनंतपुरम में काले घनघोर बादलों के बीच सड़कों पर गिरती बारिश की बूंदों ने आम जनजीवन को बाधित किया। लेकिन राजधानी दिल्ली की सड़कों से आई बारिश की इन प्रचंड तस्वीरों में बारिश में सड़क के साथ साथ सिस्टम भी डूबता नजर आया, क्योंकि दिल्ली में जलभराव की एक कहानी हर बरसात में दोहराई जाती है। बारिश में जलभराव की कुछ ऐसी ही तस्वीर मुंबई की सड़कों से भी आई, जहां सड़कें दरिया बन गईं और डूबी हुई सड़कों पर आम लोग अपनी गाड़ियों के साथ संघर्ष करते दिखे।
इन दिनों भारत में एक और जहां बारिश ने गर्मी से राहत तो दिलाई है, लेकिन अब मौसम से मिली इस राहत की कीमत आम लोग सड़कों पर चुका रहे हैं। ऐसे में सिस्टम से ये सवाल जरूरी हो जाता है कि आखिर इन्हें सड़कों पर अपनी गाड़ियों के साथ पानी को चीरते हुए अपने काम पर जाते लोगों का दुख क्यों नहीं दिखता। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो उत्तर हो या दक्षिण, पूरब हो या पश्चिम, मानसून का कहर जो है सभी जगह देखने को मिल रहा है। इसी पर हमने आज पोल किया कि मानसून की मेहरबानी परेशानी में बदल गई है क्या। आपने क्या कहा पोल में, एक बार देखते हैं। मानसून की मेहरबानी परेशानी में बदली, इसमें 90% लोगों ने कहा कि हाँ सही में मानसून की परेशानी जो है वो मेहरबानी जो है परेशानी में बदल गई है। 10% लोगों का मानना है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हर एक साल की तरह इसको भी इंजॉय कर रहे हैं। तो ये सुनो, अब बढ़ते हैं अगली खबर में। जनमत में अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करते हैं, जो बीते दिनों रूस के दौरे पे थे। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे से दोनों देशों के संबंधों में एक नई ऊर्जा मिलेगी। वहीं मोदी का रूस दौरा अब रंग लाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मोदी के बीते दौरे की वजह से अब रूस की ओर से भारत को एक ऐसा अचूक हथियार मिलने वाला है जो चीन और पाकिस्तान जैसे भारत के दुश्मनों को दिन में तारे दिखाने में सक्षम है। इसी खबर पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, रिपोर्ट को देखते हैं, उसके बाद फिर पोल को देखेंगे। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूस दौरे ने इन दिनों दोनों देशों के संबंधों को नई मजबूती देने के साथ साथ भारत की शक्ति को भी एक नई मजबूती प्रदान की है, जिससे भारतीय सेना, खासकर वायुसेना को एक नई ऊर्जा मिलेगी। वास्तव में रूस ने उस S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली की बची हुई चौथी और पांचवी खेप की डिलीवरी करने की बात कही है, जिस प्रणाली के 3 S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भारत बहुत पहले ही रूस से खरीद चुका है। भारत ने रूस से 5 S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम खरीदे थे, जिनमें से रूस ने 3 की डिलीवरी बहुत पहले ही कर दी थी और 2 बाकी चल रहे थे। वहीं अब रूस ने कहा है कि यूक्रेन युद्ध की वजह से डिलीवरी में देरी हुई, लेकिन अब साल 2026 में बाकी के 2 सिस्टम मिल जाएंगे। जाहिर है इस सौदे में पीएम मोदी के रूस दौरे का बड़ा अहम योगदान रहा है, जिससे अब भारतीय वायुसेना में S-400 एयर डिफेंस मिसाइल नामक एक ऐसा अचूक हथियार शामिल होने जा रहा है जो चीन और पाकिस्तान जैसे भारत के दुश्मनों की रातों की नींद उड़ा देगा। तो आखिर क्या है S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम? ये दुनिया की सबसे सटीक वायु रक्षा प्रणाली है। ये हमलावर मिसाइल को आसमान में ही राख में बदल सकता है। चीन और पाकिस्तान के न्यूक्लियर मिसाइलों को आसमान में ही ध्वस्त कर सकता है। ये अपने रडार से चीन पाकिस्तान की सीमा के अंदर भी नजर रख सकता है। युद्ध के समय दुश्मन के लड़ाकू विमानों को उड़ने से पहले ही ये निशाना बना सकता है। चीन के J-20 और पाकिस्तान के अमेरिकी F-16 को पल भर में राख कर सकता है। ये -50 डिग्री से लेकर -70 डिग्री तक के तापमान में काम करने में सक्षम है। इसे डिटेक्ट कर पाना दुश्मन के लिए आसान नहीं होगा। 40,000 फीट तक उड़ने वाले हर टारगेट को पहचान कर ये नष्ट कर सकता है। 600 किलोमीटर तक की रेंज में करीब 160 टारगेट ट्रैक कर सकता है। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम हर प्रकार के हवाई हमले से निपटने में सक्षम है। S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम अपनी ऐसी अनगिनत खूबियों के लिए जाना जाता है जो भारत के चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देशों की रातों की नींदें उड़ा दे। जाहिर है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत हर क्षेत्र में मजबूत हो रहा है। ऐसे में पीएम मोदी के रूस दौरे के बाद S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम का भारत आना भारतीय वायुसेना को और मजबूती देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो S-400 भारतीय वायुसेना में शामिल होने के बाद भारत के दुश्मनों की नींद उड़ गई है। क्या है इस पे पोल हमने लिया कि क्या रंग लाया है मोदी का रूस दौरा। क्या कहा आपने पोल के जरिए? 98% लोगों ने कहा कि हाँ ये दौरा जो है वो रंग लाया। यार केवल 2% लोगों ने कहा कि इसका कोई मजा नहीं है। कौन होंगे ये 2% लोग, जान सकते हैं आप। अगली खबर जो हमारे पास आई है वो जनमत में बात करेंगे उपचुनाव में आए परिणामों की। दरअसल 7 राज्यों में बिहार राज्य, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल में
13 विधानसभा सीटों के लिए 10 जुलाई को वोटिंग हुई थी। वहीं 7 राज्यों में इन 13 राज्यों पर हुए विधानसभा उपचुनाव के नतीजे अब सामने आ गए, जिनमें से कांग्रेस ने 4 सीटों पर, टीएमसी ने 4 सीटों पर और बीजेपी ने 2 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं आप, डीएमके और निर्दलीय ने 1-1 सीटें जीती। आपको बता दें कि इन 13 सीटों में से बीजेपी के पास 3, कांग्रेस के पास 2, टीएमसी के पास 1, जेडीयू के पास 1 और आम आदमी पार्टी के पास 1 सीटें थी। वहीं डीएमके के पास 1, बीएसपी के पास 1 और निर्दलीय की 3 सीटें थी। लेकिन अब उपचुनाव के बाद बीजेपी को घट करके 1 सीट रह गई, 3 से यानी 2 सीटों का नुकसान हुआ है। जेडीयू को 1 सीट यानी बराबर रहा, 2 सीटों का नुकसान वहीं हुआ है। वहीं कांग्रेस को 2 और टीएमसी को 3 सीटों का फायदा हुआ है और इस फायदे से उत्साहित नजर आ रही है इंडी गठबंधन। और बात करते हैं जनमत में अब जम्मू कश्मीर की, जिसमें उपराज्यपाल की प्रशासनिक शक्तियां जो है अब केंद्र सरकार द्वारा बढ़ा दी गई है, जिसमें बात दिल्ली की तरह अब जम्मू कश्मीर में भी, जम्मू कश्मीर का राज्य भी एलजी की मंजूरी के बिना अफसर की पोस्टिंग ट्रांसफर नहीं हो सकेगी। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 55 के तहत बदले हुए नियमों को नोटिफाई कर दिया है, जिससे एलजी को ज्यादा ताकत देने वाली धाराएं जोड़ दी गई है। जिसके बाद अब उपराज्यपाल के पास पुलिस, कानून व्यवस्था और ऑल इंडिया सर्विस से जुड़े मामले में ज्यादा अधिकार होंगे। इसी पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद जो पोल हम दिखाते हैं वो पोल भी दिखाएंगे। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को दिल्ली जैसा संवैधानिक अधिकार देने की कवायद शुरू कर दी है। दिल्ली की तरह जम्मू कश्मीर के एलजी को भी अब प्रशासनिक शक्तियां दी जा रही हैं। हालांकि इसका जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विरोध किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 55 के तहत संशोधित नियमों को अधिसूचित किया है। इसमें एलजी को अधिक शक्ति देने का प्रावधान है, जिसके अंतर्गत इसमें नई धाराएं जोड़ी गई हैं। केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को आईएएस और आईपीएस जैसे अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के तबादलों और पोस्टिंग, पुलिस, कानून और व्यवस्था के साथ साथ न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति के मामलों में अधिक अधिकार मिलेंगे। मुख्य नियमों में नियम 42 के बाद 42A जोड़ा गया है, जिससे उपराज्यपाल को राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बने राज्य के लिए महाधिवक्ता और विधि अधिकारियों की नियुक्ति करने का अधिकार मिल गया है। 42B ये भी स्पष्ट करता है कि अभियोजन स्वीकृति देने या अस्वीकार करने की अपील दायर करने के प्रस्ताव भी एलजी द्वारा ही किए जाएंगे। आपको बता दें कि जब से जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन हुआ है, तब से वहां चुनाव नहीं हो पाए, मगर जब भी सरकार का गठन होगा तब सबसे अधिक शक्तियां राज्यपाल के पास होंगी। ये शक्तियां ऐसी ही हैं जैसे दिल्ली के एलजी के पास होती हैं। उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार के इस निर्णय को लेकर कड़ी आलोचना की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि एक और संकेत है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव करीब है। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर के पूर्ण अविभाजित राज्य का दर्जा बहाल करने को लेकर समय सीमा तय करने की दृढ़ प्रतिबद्धता इन चुनावों के लिए एक शर्त है। जम्मू कश्मीर के लोग शक्तिहीन रबर स्टैंप सीएम से बेहतर के हकदार हैं, जिन्हें अपने चपरासी की भी नियुक्ति के लिए एलजी से गिड़गिड़ाना पड़ेगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने के लिए 30 सितंबर की समय सीमा तय की है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो राज्यपाल, उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ा दी गई हैं। क्या इससे एलजी की शक्तियों को बढ़ाने से घाटी में शांति आएगी? इस पे हमने पोल किया था। क्या कहा पोल में आपने? 80% लोगों ने कहा कि हाँ, इससे शांति आएगी और 20% लोगों ने कहा कि नहीं, इससे शांति नहीं आ पाएगी। ये आने वाली बात है जब ये लागू हो जाएगा। हालांकि अभी नोटिफिकेशन हुआ है, गजट पे जब ये छप के आएगा तब इसे लागू भी कर देगा। सितंबर में चुनाव कराने हैं और सितंबर के चुनाव से पहले ये फैसला किया गया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब जनमत में बात करेंगे हिंदुस्तान में बन रहे छोटे छोटे पाकिस्तान के हिंदू आबादी के बीच अचानक बढ़ रहे मुस्लिम आबादी की और बढ़ती आबादी के कारण खड़े होने वाले समस्या की। हिंदुस्तान में बेतहाशा बढ़ती मुसलमानों की आबादी ने नाक में दम कर रखा है। दरभंगा में मुहर्रम के जुलूस के दौरान मुस्लिमों ने फिलिस्तीन का झंडा लहराकर लोगों को भारत में पाकिस्तान होने का एहसास तो कराया ही, साथ में यह भी जता दिया कि देश के तिरंगे के प्रति उनके दिल में कितनी श्रद्धा है।
दरभंगा की बात करने के बीच ही जलगांव से आई खबर ने भी हमारी चिंता बढ़ा दी है। देखिए हमारी इस पर एक खास रिपोर्ट। आज से 18 दिन पहले 25 जून को देश की संसद में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शपथ के दौरान फिलिस्तीन का जयकारा लगाकर जो ट्रेलर दिखाई थी, उसका असर अब धीरे धीरे दिखना शुरू हो गया है। यह वीडियो बिहार के दरभंगा का है, जहां मुहर्रम जुलूस की तैयारी के दौरान फिलिस्तीन का झंडा मुसलमानों के झुंड के बीच बेखौफ लहराया गया। जानकारी के मुताबिक मुहर्रम के पहले दिन यानी सोमवार को मिट्टी लाने की रस्म के दौरान ये जुलूस निकाली गई थी। इसका आयोजन दरभंगा जिला मुहर्रम कमेटी की ओर से किया गया था। किला घाट स्थित जिला मुहर्रम कमेटी कार्यालय के सामने जुलूस में शामिल होने वाला एक लड़का इस्लामिक झंडे के साथ फिलिस्तीन का झंडा भी लहराने लगा। वीडियो के वायरल होने के बाद बिहार पुलिस ने जांच के आदेश दिए। इसकी जांच का जिम्मा सदर डीएसपी अमित कुमार को दिया गया है। दरभंगा एसएसपी ने कहा है कि जांच के बाद दोषी लोगों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रेस के माध्यम से हमें पता चला कि वीडियो के बारे में हम तत्काल जो एसडीपीओ सदर अमित कुमार जी उनको जांच के लिए आदेश दिए। अभी जांच कर रहे हैं। जांच करने के बाद जो रिपोर्ट आएगी इसके बाद विसम्मत कार्रवाई जाएगी। वीडियो में जो आया है उसमें तो जो विभिन्न झंडा पहना गया उसकी सत्यता जांच करने की आवश्यकता है और अलग अलग पुलिस पदाधिकारियों को जांच करके उनको रिपोर्ट भेजें और उसके बाद हम लोग विसम्मत करेंगे। जांच करने के बाद ही रिपोर्ट आने के बाद आपको बता पाएंगे। हमने जांच दी है, जैसा आपने वीडियो दिया उसके आधार पर आपने जांच के आदेश दिए। जो डिटेल्स मेरे पास जांच के आधार पर जो इसकी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर। दरभंगा में इससे पहले भी मुहर्रम के दौरान जिहादी इसी तरह की हरकत कर चुके हैं। पिछले ही साल दरभंगा के मब्बी थाना क्षेत्र में मुहर्रम के एक दिन पहले एक मंदिर में इस्लामिक झंडा लगा दिया गया था, जिसके बाद से तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी और काफी पत्थरबाजी भी हुई थी। अब तक इस बार मुहर्रम में फिलिस्तीन का झंडा लहराकर देश की व्यवस्था को चुनौती दी जा रही है। यह वही दरभंगा है जहां आरजेडी सरकार के दौरान रामनवमी की शोभा यात्रा में हिंदू राष्ट्र का बैनर लगाने मात्र के लिए हिंदूवादी कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया था। इसी दरभंगा में मुसलमानों ने अपने घर पर पाकिस्तान का झंडा भी लगाया हुआ है। यह दरभंगा नहीं, मिनी पाकिस्तान है और यहाँ सिर्फ मामला दर्ज करने से नहीं बल्कि बाद कार्रवाई करने से ही बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। जय फलस्तीन। तो दरभंगा में फिलिस्तीन का झंडा फहरा करके वहाँ के लोगों ने, खासतौर पर मुस्लिम कम्युनिटी ने, यह जता दिया है कि उनके दिल में क्या है। और इसी के साथ ही हमने एक और खबर दिखाई थी। आज ही ये खबर आई थी। ये खबर जलगांव से थी। जलगांव में जो ट्रेन थी, एक पैसेंजर ट्रेन जब जलगांव से होकर के निकली एक मुस्लिम बहुल इलाके से, तो वहाँ पर इस ट्रेन पे पथराव कर दिया गया। वो भी खबर हम आपने दिखाई थी। और ये दूसरी जो खबर अभी आप देख रहे हैं दरभंगा की है। नगर थाना क्षेत्र की ये तस्वीर है। मुहर्रम के दौरान जो है मिट्टी लाने की रस्म होती है, उस रस्म के दौरान जो है लोगों ने वहाँ पर यह किया। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं जलगांव की है, जहाँ पर एक्सप्रेस ट्रेन जो है, जो एक्सप्रेस नहीं, माफ कीजिएगा, ये एक पैसेंजर ट्रेन है। और पैसेंजर ट्रेन जब जलगांव से होकर के गुजर रही थी तो वहां पर जिहादियों के झुंड ने उस पर पथराव कर दिया। हालांकि ड्राइवर की सूझबूझ से ट्रेन को वहां से बहुत ही सुरक्षित रूप से निकाल दिया गया, लेकिन इस बीच पथराव के कारण करीब दर्जनों लोग जो है घायल हो गए। तो ये दो जो बड़ी खबर है, ये दोनों बड़ी खबर पे आज हमने की है। अब इस पे हमने एक पोल भी किया, आपसे भी राय जाननी चाहिए कि क्या देश में फिलिस्तीन प्रेमियों पर कार्रवाई जरूरी है। और आपने जो पोल के जरिए हमें बताया उसने 95% यानी 95% लोगों ने कहा कि हाँ, देश में फिलिस्तीन प्रेमियों पर कार्रवाई की जरूरत है। और 5% लोगों ने जो पोल में भाग लिया उन्होंने कहा कि कोई जरूरत नहीं है। ये 5% कौन है बताने की जरूरत नहीं है। अब जनमत में फिलिस्तीन के बाद अब हम बात हमास की करते हैं, जिसको अर्जेंटीना ने आतंकी समूह घोषित करते हुए उसकी वित्तीय संपत्तियां जब्त करने के आदेश दिए हैं। दरअसल अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली ने अपने देश को अमेरिका और इजराइल के साथ मजबूती से जोड़ना चाहते हैं। ऐसे में अर्जेंटीना का हमास पर यह फैसला राष्ट्रपति जेवियर के मकसद का सांकेतिक कदम माना जा रहा है।
वहीं दूसरी ओर इजराइल लगातार हमास के आतंकियों को निशाना बना रहा है, जहां इजरायली सेना ने युद्धग्रस्त क्षेत्र के उत्तर, दक्षिण और मध्य में नए सिरे से हमले शुरू कर दिए हैं, जिनमें दर्जनों लोग मारे जा चुके हैं। आपको बता दें कि इन दिनों इजरायली सेना शहर में पर्चे गिरा रही है, जिसमें लोगों से दक्षिण की ओर जाने का आह्वान किया गया है और कहा गया है कि गाजा सिटी एक खतरनाक युद्ध क्षेत्र में बना रहेगा। वहीं इस युद्ध में इजराइल से मिल रही मार के बाद अब अर्जेंटीना की ओर से हमास को एक बड़ा झटका लगा है, जहां हमास को आतंकी संगठन घोषित करने वाला अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका का पहला देश बन गया है। जनमत में आप बात करेंगे पंढरपुर यात्रा की। महाराष्ट्र में होने वाली इस यात्रा की भी एक अनोखी कहानी है। जब से यात्रा शुरू हुई, सुदर्शन न्यूज भी इस यात्रा में शामिल हुआ और आपको इस यात्रा से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर और अपडेट हम आपको यहां पर दिखाते रहे। लेकिन पंढरपुर की यात्रा अब अपने अंतिम चरण में है, जहां संत ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी मालसिरस गांव से निकलकर वेलापुर गांव की ओर जा रही है। आपको बता दें कि वेलापुर गांव में धावा का कार्यक्रम होता है, तो आखिरी धावा क्या है, आखिर ये धावा क्या है, बात करते हैं, ये आपको दिखाते हैं। और आखिर धावा क्या है, इस बारे में संवाददाता प्रियंका लाठी के माध्यम से हम जानने की कोशिश करते हैं। रामकृष्ण हरी माउली, आपने अभी जो देखा, ये लोग भाग क्यों रहे हैं, क्या कारण है? ये इतने दूर से चल के आते हुए भी, इतने थके हुए होते भी ये लोग भागे जा रहे हैं। इसको बोलते हैं धावा। अब धावा क्या है? जो वारकरी संस्कृति है, जो पंढरपुर की वारी है, इसमें धावा नाम की एक संस्कृति है। धावा क्या है? तो धावा मतलब यहाँ से ये लोग भागते जाते हैं जब तक कि मावली और पंढरपुर की यात्रा पास में ना आ जाए। ये लोग भागते रहते हैं। आप अभी भी देख सकते हो, लोग भागे जा रहे हैं। तो ये जो है, ये पंढरपुर की जो यात्रा है, पंढरपुर के जो पांडुरंग भगवान है, इनकी ओर में इनको मिलने के लिए ये लोग भाग रहे हैं। मतलब इतने दिन चलने के बाद अब यहाँ पे उनको मिलने के लिए ये लोग रुक नहीं पा रहे हैं और उनके दर्शन के लिए ये लोग भागे जा रहे हैं। ये जो गांव है, ये हर साल ये प्रोग्राम मनाया जाता है और यहाँ पे चाहे बूढ़े हो, बच्चे हो या चाहे कितने कोई भी एज ग्रुप का इंसान हो, यहाँ से वो भागते रहता है। इस गांव का नाम वेड़ापुर है और इस वेड़ापुर में ये प्रथा सालों से चली आ रही है। कितने भी थके हुए वारकरी हो, पर पंढरपुर जाना है और अभी पंढरपुर बचा है बस 36 किलोमीटर यहाँ से बचा है। तो जल्दी से पंढरपुर जाके पांडुरंग के दर्शन ये लोग लेते हैं और इसी को कहते हैं धावा। कैमरामैन ऋतिक के साथ मैं प्रियंका लाठी, सुदर्शन न्यूज, वेड़ापुर। तो पंढरपुर यात्रा के बाद मोदी सरकार की बात। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट आने वाला है। बजट को लेकर किसानों में बहुत ही उत्सुकता नजर आ रही है। इसी बीच केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने सुदर्शन न्यूज से राजस्थान में खास बातचीत करते हुए कहा कि मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल किसानों के लिए समर्पित है। साथ ही कृषि राज्य मंत्री ने संयुक्त किसान मोर्चा की MSP सहित अन्य मांगों को लेकर एक बार फिर से आंदोलन करने की बात पर मंत्री ने कहा कि किसानों से बात करेंगे, उनको मनाएंगे। मोदी सरकार के बजट और किसान को लेकर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने सुदर्शन न्यूज से क्या बात की, आपको सीधा सुनाते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी जी, जो अजमेर, राजस्थान के अजमेर से आते हैं और इस बार उनको एक बड़ी जिम्मेदारी मिलती है। सर, आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से भारत एक कृषि प्रधान देश है, साथ ही राजस्थान भी कहीं ना कहीं कृषि से बहुत गहरा ताल्लुक रखता है। ऐसे में आपके कार्यकाल में कैसे अन्नदाताओं के जीवन में सुधार आएगा? देखिए, मैं बचपन में मैं सोचता था कि जब तक कि इस देश में अन्नदाता किसान के घर में खुशहाली नहीं आएगी तो ये देश आगे नहीं बढ़ सकता है। और वो समय आ गया जब हमारे देश की यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, जिन्होंने गरीबी नहीं देखी, उसको क्या पता गरीबी क्या चीज होती है। जिसने किसान के दुख को नहीं देखा, उसको क्या पता किसान की क्या तकलीफ है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो 10 साल में गरीब को गणेश मानकर, किसान को एक अन्नदाता के रूप में मानकर जो काम किया हुआ है, मैं कह सकता हूं कि यदि देश की आजादी के बाद ऐसा होता तो आज किसान की ये दशा नहीं होती। किसान बहुत मेहनत कर गाँव में वर्ग है जो रात दिन मेहनत करता है, बूढ़े से लेकर बच्चे तक, महिलाएं रात दिन काम करती है, कोई समय समय नहीं होती है। और वो अन्नदाता जब कभी सूखा पड़ जाता है, कभी ओलावृष्टि हो जाती है, कभी आंधी आ जाती है, तूफान आ जाता है, उसकी फसल खराब हो जाती है, फिर वो ठगा सा महसूस करता है। परंतु अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने
अन्नदाता के लिए, उनकी खुशहाली के लिए, समृद्धि के लिए जो 10 साल में उन्होंने काम किए हैं, चाहे किसान सम्मान निधि देने की बात हो, चाहे MSP बढ़ाने की बात हो, मैं कह सकता हूं कि सच्चाई में मन से कोई अन्नदाता के लिए काम किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किया है। और अब मैं कह सकता हूं कि अन्नदाता के घर में खुशहाली आएगी और ये देश फिर सोने की चिड़िया बनेगी, ये देश परम वैभव बनेगा। क्योंकि आज कृषि है जो आज सबसे ज्यादा रोजगार देता है और जब कृषि के घर, किसान के घर में खुशहाली आती है तो फिर देश भी, वो देश विकास की दृष्टि से आगे बढ़ने में कोई दुनिया की ताकत उसको रोक नहीं सकती है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि अब किसानों के घर में समृद्धि आएगी, खुशहाली आएगी। और हमारी प्रदेश की सरकार, भजन लाल जी की सरकार है, उन्होंने किसान सम्मान निधि बढ़ाने का काम किया, किसानों को 1,45,000 कृषि कनेक्शन देने का उन्होंने बजट में घोषणा करी है। किसानों के लिए कृषि और पशुधन दो ही किसान के एक आय के स्रोत होता है, इसलिए पशुधन के लिए भी उन्होंने हर किसान को 1 लाख रुपए लोन देने का उन्होंने बजट में घोषणा करी है। उनके किसानों के लिए भंडारण की व्यवस्था करी है ताकि किसान को जब भाव नहीं हो तो उस भंडारण में रख सके, उसमें से लोन ले सके और कम पैसे में से और बाजार में बेच के जब भाव आए जब वो बेच सकता है। ऐसे कई उन्होंने जो काम किए हैं, जो कृषि को, किसान को अन्नदाता मानकर भजन लाल जी ने आज, इसलिए किसान मोर्चा द्वारा हमारे मुख्यमंत्री राजस्थान के भजन लाल जी शर्मा का अभिनंदन और उनका स्वागत करने का आज भव्य कार्यक्रम रखा गया। और किसान के सब किसानों के जो चेहरे पे अभी मुस्कान है और ये इस बात का द्योतक है, अब ये राजस्थान और देश ये विकसित राष्ट्र बनेगा। भागीरथ जी, आपने जिक्र किया राजस्थान बजट का, अब सेंट्रल बजट भी आने वाला है, उसमें किसानों को, अन्नदाताओं को क्या सौगातें मिलने वाली हैं और किस तरीके से उनके घरों में इस बार खुशियां आने वाली है? देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, अब की बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो तीसरा कार्यकाल है वो इस देश के अन्नदाताओं के लिए समर्पित कर दिया। सबसे पहले उन्होंने तीसरे कार्यकाल में पदभार संभालते ही सबसे पहले किसान सम्मान निधि के लिए उन्होंने हस्ताक्षर किए। फिर 18 जून को उन्होंने 20,000 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि देने का काम किया। फिर 19 जून को उन्होंने किसानों की 14 उपज जो जिन्स है उनकी MSP बढ़ाने का काम किया। फिर उसके अलावा देश की आजादी के बाद पहले दफे जो मैं कह रहा हूं कि शुभ संकेत है, मैं कह रहा हूं मसूर, उड़द और तुअर, ये 3 दलहन जो फसलें हैं उसको 100% MSP पे भारत सरकार खरीदेगी। ये शुभ संकेत है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि अब अन्नदाता के घर में खुशहाली आएगी और समृद्धि आएगी तो फिर ये देश फिर विकसित राष्ट्र बनेगा। पहले तो 2014 के पहले 11वें पायदान पे था आर्थिक रूप से, अभी 5वें पायदान पे, और किसान के घर में खुशहाली आते ही 2024 में 30वें पायदान पे आर्थिक रूप से देश आगे बढ़ेगा। आपको सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, शायद जान लिए थे कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी जी, जिनका साफ कहना है कि आने वाले बजट में कहीं ना कहीं अन्नदाताओं के जीवन में सुधार होने वाला है। कैमरा पर्सन ऋषभ के साथ जयपुर से सुदर्शन न्यूज के लिए नतांश पटेल। और जनमत में अब बात करेंगे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की मेगा वेडिंग की, जिसकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। तो मुंबई कल रात एक ऐसी शादी की गवाह बनी जो हजारों सालों में एक बार होती है, और यह शादी है मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की, जिसमें दुनिया भर के सितारे जमीन पर उतर आए थे। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड के सितारे अनंत अंबानी की बारात में ठुमके लगाते नजर आए। दुनिया के पावरफुल पॉलिटिशियन से लेकर बड़े बड़े कलाकार इस शादी में बाराती बने।
इस शादी की कुछ झलकियां इस तस्वीर और कुछ वीडियो पे आपको दिखा रहा हूँ, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। पूरे एक साल से इस शादी की तैयारी चल रही थी। कल शादी हुई, आज रिसेप्शन है। रिसेप्शन में आज प्रधानमंत्री मोदी भी पहुंचे हैं। Distinguished guests from India and all around the world. Jai Shri Krishna. पगड़ी रस्म है, ये शादी की रस्म आप लोग देखे होंगे। अक्सर हर शादी में इस तरह की रस्में होती हैं। और इस शादी में दुनिया भर के सितारे जो है वो ज़मीन पे उतर आए थे। और मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी फैमिली फोटोग्राफ, और बड़े बेटे साथ में हैं, उनकी बहू और उनकी पोती जो है वो भी उनके साथ में है। हालांकि शादी कल हुई थी, आज जो है रिसेप्शन जो है वो भी किया जा रहा है। पूरे भारतीय पारंपरिक तरीके से यह शादी हुई और इसमें हर वो रीति रस्म रिवाज सभी चीज़ बिल्कुल भारतीय तरीके से इसमें निभाए गए, हर एक रस्म को। और इसीलिए हमने इसका नाम दिया है शादी हिंदुस्तानी। बिल्कुल सारे महामंडलेश्वर जो हैं वो भी इनके रिसेप्शन में आज पहुंचे हैं। दुनिया भर के, देश भर के। ये घोड़ी चढ़ने की जो रस्म है, घोड़ी पे चढ़ के बारात निकली है। दूल्हे राजा जो है वो घोड़ी पे हैं और पूरी दुनिया बारात के रूप में इनके पीछे। जोड़ी लालू यादव अपने पूरे परिवार के साथ, अनिल अंबानी उनके स्वागत के लिए वहाँ खड़े। पीछे में तेजस्वी यादव और तेज प्रताप, अजीत पवार, सारी नामी शख्सियत। हर एक चेहरे को आप पहचानते होंगे, हर एक चेहरे को आप कहीं ना कहीं देखा होगा टेलीविजन से लेके अखिलेश और उनकी वाइफ डिम्पल, अखिलेश पूरे परिवार के साथ। ये देवेंद्र फडणवीस अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ पहुँचे इस मेगा वेडिंग में। ममता बनर्जी, प्रफुल्ल पटेल और जितने भी बड़े लोग हैं वो सभी के सभी जो हैं वो अपनी फैमिली के साथ। अभी उद्धव ठाकरे को आप देख रहे थे, उद्धव ठाकरे। तो ये थी इस मेगा शादी की झलक, जिसमें कोई भी ऐसी शख्सियत नहीं होगी बॉलीवुड की, हॉलीवुड की या देश की जो इसमें आपको नजर नहीं आएगी। सभी के सभी यहाँ आए थे। कल शादी हो चुकी है, आज रिसेप्शन है। रिसेप्शन पे आज प्रधानमंत्री मोदी भी आए हुए हैं। 10 बजे हमने एक खास प्रोग्राम तैयार किया है इसी वेडिंग पे। 10 बजे देखना नहीं भूलिएगा। 10 बजे हमने इस मेगा वेडिंग पे, शादी हिंदुस्तानी पे हमने एक पूरी रिपोर्ट तैयार करी है। कल से लेकर के आज तक की हर एक झलकियों, हर एक छोटी मोटी खबर के साथ साथ हर एक वो
तस्वीर को भी दिखाने की कोशिश की है जिसे आप देखना चाह रहे होंगे लेकिन अब तक देख नहीं पाए होंगे। उन सारी तस्वीरों को कलेक्ट करके हमने आपके लिए 10 बजे शादी हिंदुस्तानी तैयार किया, देखिएगा नहीं। फिलहाल जनमत में अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।